बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 जिसका नाम है व्यावसायिक सेवाएं। इसको इंग्लिश में बिजनेस सर्विसेज बोल सकते हैं। इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी तैयार हो चुका है, उसे आप देखिएगा ज़रूर। आज का जो वीडियो है जो कि वीडियो नंबर 3 है, उसके अंदर हम जानेंगे ई बैंकिंग सर्विसेज या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं का अर्थ एवं उनके प्रकार। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले देखिए ई बैंकिंग सर्विसेज या ई बैंकिंग सेवाएं क्या होती हैं। तो बच्चों जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे पिताजी को मैंने बैंकों में जाते हुए देखा और वहाँ पर पैसा जमा करवाना या निकालना या छोटे मोटे इंस्टॉलमेंट जमा करवाना की प्रक्रिया में शामिल होते हुए देखा। बट आजकल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, हम कहें इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से जितने भी जो बैंक के ट्रांजैक्शन है, जो बैंक के व्यवहार हैं, उनको चेंज कर दिया गया है। उनके बैंक के व्यवहार किए जाते हैं। तो समझिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं वह सेवाओं का प्रकार है जिसके अंतर्गत जो बैंकिंग सेवाएं हैं, बैंकिंग के जो ट्रांजैक्शन हैं, वो किसके माध्यम से किए जाते हैं? कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। और इस प्रकार की जो सेवाएं या इस प्रकार की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज कह सकते हैं। तो बच्चों सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज या ई बैंकिंग सेवाएं क्या होती हैं। तो ई बैंकिंग एक ऐसी प्रकार की बैंकिंग है जिसके अंदर जितने भी बैंक के व्यवहार हैं उसके अंतर्गत कंप्यूटर व इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सेवा के कारण अब ग्राहक को बैंक में लेन देन के लिए हर समय बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। वह 24/7 24/7 कहीं भी किसी भी जगह से अपने बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, बल्कि 24 घंटे कहीं पर भी बैठे हुए कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से बैंक से वो लेन देन कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की डेफिनेशन और ये इसका हो गया एडवांटेज। ठीक है, ये इसका क्या हो गया बच्चों? एडवांटेज। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मुख्य बैंकिंग सेवाएं किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। सबसे पहले है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से क्या हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। इसे हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से रुपया एवं कोष को एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए मुझे मेरे अकाउंट से मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं मेरी मम्मी का अकाउंट मेरे फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से उसमें सीधे पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगी। कैसे? अकाउंट के अंदर आप अपने अकाउंट से सीधे उनकी मम्मा के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या आप कह सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका प्रयोग प्राय जो कंपनीज हैं वो अपने कर्मचारियों के खाते में मजदूरी एवं वेतन के लिए करती है। तो जो सैलरी अकाउंट होता है, ठीक है, सैलरी अकाउंट है, उसमें जो पैसा आता है किसके पास से? एम्प्लॉयर से पास से। अब एम्प्लॉयर क्या करते हैं? एम्प्लॉयर क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट से पैसा, सैलरी अकाउंट में पैसा भेज देते हैं और ये किसके माध्यम से जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली के माध्यम से जाता है। ऐसा कोई है यहाँ पर कि एम्प्लॉयर जो नियुक्त है वो सभी अपने कर्मचारियों के खाते में पर्सनली जा के पैसा जमा करवाएगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। वो किसके माध्यम से पैसा जमा करवाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली के माध्यम से। जब मजदूरी एवं वेतन का ट्रांसफ़र किसके माध्यम से किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, स्वचालित टेलर मशीन। इसे हम ATM भी बोल सकते हैं। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो ATM एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप कार्ड डालेंगे। आपने कार्ड डाला,
जैसे कि आप कार्ड इंसर्ट करते हैं वो आपसे PIN पूछता है, ये आपका पर्सनल आइडेंटिफाई नंबर होता है। जैसे ही आप उसके अंदर टाइप करेंगे तो आप उससे पैसा जमा भी करवा सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। ये हो गई ATM, ठीक है। ये भी क्या है, ई बैंकिंग सेवाएं हैं। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि बैंक अपने ग्राहकों को देती है, ठीक है। और ये जो कार्ड है जब मिलता है जब आपका अकाउंट बैंक के अंदर होता है और आपने पैसा उसमें जमा करवाया हुआ है, ठीक है। ग्राहक इसके आधार पर माल सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है। यदि जो विक्रेता है जो कि कंपनी या सेलर है उसके पास टर्मिनल सुविधा हो तो, ठीक है। तो डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तुरंत विक्रेता को माल का पैसा का भुगतान कर सकते हैं अगर उसके पास टर्मिनल सुविधा हो तो। टर्मिनल सुविधा होती है वो एक छोटा सा, आपने एक डिब्बा लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, दुकानदारों के पास होता है, जिसमें आपका जो कार्ड है वो डाला जाता है और उसमें वो पैसा सीधा हस्तांतरित हो जाता है। आपके अकाउंट से सीधा पैसा किसके अकाउंट में चला जाता है, विक्रेता के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ डेबिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी एक कार्ड है जो कि बैंक इशू करता है, ठीक है। और ये उन लोगों को इशू किया जाता है जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है। ये बैंक उन ग्राहकों को देता है जिनकी क्रेडिबिलिटी बैंक की नज़रों में अच्छी होती है, ठीक है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का कार्ड है जो कि बैंक अपने उन ग्राहकों को जारी करता है जिनकी क्रेडिबिलिटी बैंक की नज़रों में बहुत अच्छी होती है, उनको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये एक टाइप की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ठीक है। ये क्या फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ठीक है। इस कार्ड की सहायता से कार्ड का जो धारक है, ठीक है, जो कार्ड होल्डर है, वो किसी भी प्रकार का माल या सेवा को खरीद सकता है, क्रय कर सकता है तथा इस प्रकार का प्रयोग की गई राशि को बैंक के समझौते के अनुसार जमा करवा सकता है। जैसे क्रेडिट कार्ड एक कार्ड है जिसके माध्यम से अगर आपके पास पैसा भी नहीं हो तो भी आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। फिर ये पैसा जो सामान आपने खरीदा है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, उस पैसे को आपको बैंक में धीरे धीरे जमा करवाना पड़ता है इंस्टॉलमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेली बैंकिंग। नाम से मालूम चल रहा है बैंकिंग है किसके माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, ठीक है। तो इस सुविधा के अंतर्गत बैंक का जो ग्राहक है, बैंक का जो कस्टमर है, बैंक का ग्राहक कौन होता है बच्चों, बैंक का ग्राहक वह व्यक्ति होता है जिसका खाता उस बैंक के अंदर होता है। वो फ़ोन पर किसी भी समय अपने खाते की जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। जैसे कुछ बैंक हैं वो टोल फ्री नंबर देते हैं, उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके या मैसेज के माध्यम से आप अपने खाते की शेष जानकारी या कितने अंतिम व्यवहार हैं, क्या अंतिम ट्रांजैक्शन किए गए हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PNB एक पंजाब नेशनल बैंक है जो कि एक टोल फ्री नंबर देती है 1800 समथिंग करके एक नंबर देती है, जिसके माध्यम से आप जब इस नंबर पे कॉल करते हैं टोल फ्री नंबर पर, तो आपको अंतिम जो आपका शेष बैलेंस है, आपके जो खाते का जो शेष बैलेंस है, अकाउंट का जो शेष बैलेंस है, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार की सेवा को हम क्या बोल देंगे बच्चों, टेली बैंकिंग बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग होता क्या है, कोर मतलब होता है एक पूरा समाहित, ठीक है। तो देखिए, इस बैंकिंग पद्धति का जो पूरा नाम है वो क्या है, CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अनुसार, इस पद्धति के अनुसार ग्राहक को एक विशेष ब्रांच, केवल वह ब्रांच जिसमें CBS सुविधा उपलब्ध हो, उसमें वो खाता खोलकर पूरे देश में उस बैंक की किसी भी CBS ब्रांच में जाकर कोई भी प्रकार का व्यवहार कर सकता है, ठीक है। इससे फायदा ही है ना,
देखो दोबारा समझिए, कोर बैंकिंग क्या है? कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म है CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। पहली चीज, इस पद्धति में, इस प्रोसेस के अंदर जो ग्राहक है वो एक विशेष ब्रांच, केवल वह ब्रांच जिसमें CBS सुविधा उपलब्ध होती है, उसमें अपना खाता खोलकर पूरे देश में उस बैंक की किसी भी CBS ब्रांच में जाकर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन, चाहे पैसा जमा करवाना हो, चाहे पैसा निकालना हो, उस प्रकार का ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये हो गई कोर बैंकिंग। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था जैसे आपका बैंक अगर भैरोड़ में है, अलवर में है, जोधपुर में है, तो आप उसी बैंक में जाके अपने ट्रांजैक्शन, अपने व्यवहार कर सकते थे, ठीक है। बट CBS के माध्यम से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक एडवांटेज होता है कि आप पूरे इंडिया के अंदर जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रियल टाइम सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब निपटान, रियल टाइम मतलब उसी समय, ठीक है। तो समझिए, RTGS एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सर्विस है जो कि बैंक की सर्विस है, जिसके अंदर जो कोष है, जो पैसा है, उसका जो ट्रांसफ़र है वो किया जाता है। तो RTGS क्या है? RTGS एक प्रणाली है, एक तरीका है जिसके अंदर कोषों का जो हस्तांतरण है उसकी प्रक्रिया है ये। तो RTGS एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोष को, मतलब पैसे का हस्तांतरण किया जाता है, उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत RTGS के माध्यम से आप जो बिजनेस आर है, ठीक है, बिजनेस आर के अंदर आप पैसा जब जमा करवा सकते हैं। समझ में आया? तो RTGS क्या है? RTGS एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से आप पैसे को, करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत RTGS के व्यावसायिक घंटों में कंप्यूटर के माध्यम से जो लेन देन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता। जैसे ही मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया वैसे ही दूसरे सामने वाले अकाउंट होल्डर के अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण, ठीक है। तो ये क्या है ये समझिए। यह कोष हस्तांतरण का सबसे अच्छा एवं सबसे कम खर्चीला तरीका है। पहला पॉइंट समझ में आया? सबसे सुरक्षित भी है और सबसे कम खर्चे वाला ये एक प्रक्रिया है। इसके अंदर दो पक्षों के मध्य क्या होता है? पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। बट इसका जो निपटारा है, इसमें जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वो एक समय अंतराल के पश्चात किया जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। समझिए, यह कोष हस्तांतरण का अत्यंत सुरक्षित एवं विश्वसनीय, ठीक है, रिलायबल, तेज भी है, सुरक्षित भी है, रिलायबल भी है, खर्चीला भी कम है। ये एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपको स्पीड भी तेज है, फटाफट पहुंचता है पैसा, रिलायबल भी है, ठीक है, विश्वसनीय भी है और मितव्ययी साधन है, मतलब इसमें कम पैसा खर्च होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो पक्षों के बीच में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात समूह में लेन देनों का निपटारा किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार दिन में 6 बार आप क्या कर सकते हैं? पैसे का हस्तांतरण कर सकते हैं। कैसे? सुबह 9:30 से 12 बजे तक, फिर 1 से 3 बजे तक या 4 बजे तक, और शनिवार के अंदर दिन में 3 बार, 9:30 बजे, 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे इस कोष का हस्तांतरण किया जाता है। समझ में आया? NEFT और RTGS के अंदर अंतर समझ में आया आपको? RTGS में तो जब भुगतान हो जाता है, जब पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, और NEFT जो कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण है, इसके अंदर एक निश्चित समय अंतराल के बाद होता है, पश्चात होता है। अब देखेंगे बच्चों हम ई बैंकिंग से ग्राहकों को क्या लाभ होता है, एडवांटेज ई बैंकिंग के।
तो पहला पॉइंट ये है कि ये 24/7 365 डेज आपको यह सुविधा उपलब्ध कराती है। बहुत बार हम संडे के कारण बैंक नहीं जा पाते, बट एटीएम के माध्यम से हम पैसा निकाल सकते हैं और पैसा जमा भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया। दूसरा देखिए, ये क्या करता है, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दूसरा पॉइंट भी हमें समझ में आ गया कि ई बैंकिंग के माध्यम से एक जो व्यक्ति जिसका अकाउंट बैंक में है वो अपने जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, यह आपको एक सुविधा देता है जिसके अंदर आप घर से, दफ्तर से यात्रा करते समय अपने टेलीफोन के माध्यम से, अपने फ़ोन के माध्यम से, ठीक है, आप कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा प्रदान किया जाता है किसके माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से। बहुत बार यात्रा करते समय हमारे चोरी होने का डर होता है। ठीक है, बहुत बार आप यात्रा करते समय अगर आप 1-2 लाख रुपए, 50,000, 20,000 रुपए लेके जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत बार असुरक्षा रहती है। इस असुरक्षा को खत्म करने के लिए ई बैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नकदी लेकर यात्रा करके बचाकर यह ग्राहकों को अधिक सुरक्षा उपलब्ध करती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पैसे को नगद रूप में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन के माध्यम से या एटीएम के माध्यम से आप फर्दर आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको कर सकते हैं और इस तरीके से आपको एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिए, ई बैंकिंग से बैंकों को क्या लाभ होते हैं। देखो, इससे पहला वाला जो पॉइंट था उसमें तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से ग्राहकों को क्या लाभ है। अब बैंकों को भी कुछ तो लाभ है। पहला पॉइंट है, उनका जो प्रेशर है, काम का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राहक अपने बहुत सारे काम खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, पैसों को जमा करना, पैसों को निकालना, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारे ट्रांजैक्शन अब ग्राहक खुद ही कर पाएंगे। इस तरीके से जो बैंकों पर जो काम का बोझ है वो कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, केंद्रीकृत डाटाबेस शाखाओं के कार्यभार को घटाने में सहायक होता है। ये उनका जो वर्क का लोड है उसको रिड्यूस करने में सहायता देता है। दूसरा, यह बैंकों को प्रतियोगितात्मक लाभ प्रदान करती है। कंपटीशन जो प्रॉफिट का एडवांटेज है वो प्रदान करती है। तीसरा, यह बैंकों को असीमित नेटवर्क उपलब्ध कराती है। यह बैंकों को असीमित नेटवर्क उपलब्ध कराती है और ये असीमित नेटवर्क किसके माध्यम से होता है, सीबीएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अब एक व्यक्ति जिसका खाता सीबीएस अकाउंट में है वह देश के किसी भी बैंक में जाकर अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, आरटीजीएस एवं ईएफटी में अंतर। आरटीजीएस एवं एनईएफटी में अंतर क्या होता है, पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, पर अलग से पॉइंट है तो मैं आपको अलग से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, आरटीजीएस में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक के खाते में धन का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है। तुरंत मतलब जैसे ही आपने पैसा ट्रांसफ़र किया वैसे ही दूसरे खाते के अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है, जबकि एनईएफटी में धन का जो हस्तांतरण है, जो ट्रांसफ़र है, वो एक निश्चित समय अवधि के अंतराल में होता है। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखिए, 2 लाख से ज़्यादा आप जब कोष का हस्तांतरण कर रहे हैं तो आप आरटीजीएस के माध्यम से कर सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा का आप जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो आप आरटीजीएस के माध्यम से कर सकते हैं, जबकि एनईएफटी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख से कम का फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये है बच्चों आरटीजीएस और एनईएफटी के अंदर डिफरेंसेस। आज के वीडियो में बच्चों मैंने आपको ई बैंकिंग सेवाएं बताई, ई बैंकिंग क्या होती है वो बताई, कितने प्रकार की होती हैं वो बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया ई बैंकिंग से ग्राहकों को क्या लाभ है एवं बैंकों को क्या लाभ है। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया आरटीजीएस और एनईएफटी में अंतर क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।